नमस्कार। आज हम बात करेंगे कृषि बिल के बारे में। जैसे कि नए किसान बिल और पुराने किसान बिल में क्या अंतर है। इसमें मेन रूप से एमएसपी का झगड़ा है, क्योंकि नए किसान बिल में यह शर्त नहीं लगाई गई, लिखित रूप से नहीं दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा, कौन तय करेगा, होगा या नहीं होगा। इसमें संभावनाएं कम हुई है इस बात की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा इसमें किसान को लग रहा है, इसलिए किसान आंदोलित है। दूसरी बात, हमारा जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी इसके अंतर्गत हमारा बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसका भी यहाँ पर पालन होने में कुछ किसान को डर है, क्योंकि नए नियम में कि स्टोर कितना रखे इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, कोर्ट में जाने की कि हमारे जो फैसले नहीं, किसान के जो फैसले हैं डीएम और एसडीएम तक ही सीमित कर दिए गए। आगे इसमें प्रावधान नहीं बताया गया नियम में कि किसान कोर्ट में जा सकता है या नहीं। तो इन बातों को लाइट में रखते हुए मैं कुछ बातें अपनी बता रहा हूँ, मेरे अपने एक विचार हैं जिसकी विवेचना कर रहा हूँ कि नए बिल और पुराने बिल के कारण, यानी नए बिल में के अनुसार क्या है, किसान क्यों परेशान है, पुराने बिल का क्या था, मंडी समितियाँ थी, किसान आदि था सामान बेचने का, आड़ती से अच्छे संबंध होते थे और किसान जाता था कुछ टैक्स देकर अपना सामान बेच आता था और अपने पैसे, अपने सामान की फसल की कीमत ले आता था। लेकिन अब क्या होगा, ये कुछ संभावनाएं हैं जो किसान लगभग 80 दिन से के करीब हो गए हैं आंदोलित हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और कहूँगा, एक सवाल उठ रहा है कि हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश या इधर के लोग ज़्यादा, दूसरे प्रदेशों के लोग आंदोलित क्यों नहीं हैं। वो हैं, उनको पता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में आवश्यक वस्तु अधिनियम वाली 27 चीज़ें वहीं पर अधिक होती हैं उत्पादित, जैसे दाल, तिलहन, अनाज, चावल वगैरह सब। इन पर अब तो स्टोरेज का कंट्रोल है, लेकिन नए नियम के अनुसार स्टोरेज का कंट्रोल नहीं होगा। और एमएसपी आज भी लिखित नियम होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में भी मुश्किल से 20% या 25% लोगों को एमएसपी मिल पाती है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में ये एमएसपी बहुत ही 5-6% स्तर पर ही आ जाती है, मिल नहीं पाती है। लिखित नियम होने के बावजूद भी ऐसा रहा है। लेकिन जब लिखित नियम नहीं होगा तो तब ये परेशानियां और बढ़ सकती हैं, इसीलिए किसान आंदोलनरत है। तो मैं बताता हूँ कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है क्रॉप लोन पर संकट, यानी किसान क्या है, केसीसी लोन ले लेता है और अपनी फसल बोता है, उससे कोई हिसाब नहीं मांगा जाता। बैंक से पैसा लिया, अपनी फसल उगाई और फसल उग गई, पैसा आया तो बैंक को किसान पैसा अपना लोन है वो वापस कर देता है। लेकिन अब अगर किसान को लोन लेना होगा, मुझे कुछ संभावना लग रही है, तो किसान जिस कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगा, जिससे अपना ठेका लेगा, उसकी एनओसी उसको लेनी पड़ेगी। और कंपनी की एनओसी किसान के लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो मालिक हैं, वो कहीं दूर बैठे होंगे, विदेशों में बैठे होंगे या कहीं बड़े शहर में होंगे। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट न होने की वजह से उसके अधिकारियों को, जो छोटे अधिकारी हैं कंपनी के, उनको इतनी पावर शायद नहीं होगी कि किसान को क्रॉप लोन लेने के लिए एनओसी दे दें। तो एक प्रॉब्लम तो ये दिखाई दे रही है। फिर नेक्स्ट है WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। उसका दबाव है कि किसानों की सब्सिडी कम करें। अब जब किसानों की सब्सिडी कम होगी, आज क्या है, किसान ट्रैक्टर खरीदता है, ट्वेल लगाता है, या कोई पशु लेता है, दुधारू पशु खरीदता है, या कोई अपना व्यापार करता है, जैसे मुर्गी पालन वगैरह कुछ भी करता है, तो सरकार कुछ सब्सिडी देती है। जैसे मछली पालन पर भी सब्सिडी देती है, अलग अलग सब्सिडी मिलती है। अब WTO यानी विश्व व्यापार संगठन कह रहा है कि किसानों को ये सब्सिडी कम करो, यानी किसान जितना पैसा लोन ले उतना ही जमा करें।
ऐसा WTO का दबाव हमारे देश पर पड़ रहा है। तो WTO हमारे लिए यहाँ पर कुछ रिस्की बन सकता है। पुराने नियम में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन नए नियम में ये बात शायद निकल कर आ सकती है। फिर आगे है बीज का प्रभाव। यानी हमने देखा जब 1965 के आसपास लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पर अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था और गेहूं लाल से रंग का था, छोटे छोटे, इसका बुजुर्ग लोग जानते हैं, बुजुर्ग किसान हमारे। जब वो हमने यूज भी किया, उसकी रोटियां खाई गेहूं की, लेकिन जब खेतों में बोया तो उसमें कुछ गाजर घास हो गया। जो गाजर घास अमेरिका से हमारे देश के खेतों में अब भी उगता है, वो अभी ख़त्म नहीं है, और उससे एलर्जी हो जाती है, और वो एक गलत खरपतवार है जो हमारी ज़मीन की उत्पादकता को भी कम करती है और किसान की त्वचा को भी हानि पहुंचाती है। और एक फर्टिलाइजर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा है कि बीज भी लीजिए हमारे से, फर्टिलाइजर भी हमारे से लीजिए। पहले गोबर की खेती होती थी अधिकतर, यानी गोबर का खाद का इस्तेमाल हम करते थे, तो अच्छी क्वालिटी का फसल हमको मिलती थी। अब क्योंकि क्वालिटी तो घट गई और क्वांटिटी बढ़ गई, इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से हमारे देश की किसानों की भूमि रेतीली होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी कंपनियां इस तरह का कुछ देश में कर जाएं कि अपना तो व्यापार वो अच्छी तरह से कर ले और आगे बाद में फिर हमारी ज़मीन बेकार हो जाए। ऐसा भी किसान को डर है, क्योंकि आज तो किसान की मर्जी है फर्टिलाइज़र का यूज करे या ना करे। तब कंपनी कह रही है कि हमारा फर्टिलाइज़र भी लो, हमारा बीज भी लो, तो हमारी ज़मीन के लिए उत्पादन अच्छा होगा, वो हमें फसल का दाम अच्छा देंगे, लेकिन भविष्य उस ज़मीन का क्या बनेगा, उसकी उत्पादकता शक्ति कितनी रहेगी, ये भी एक सोचने वाली बात इस नियम में आ रही है। फिर आगे छोटे कारोबारी पर बेरोजगारी का खतरा। यानी आज क्या, मंडी समिति से क्षेत्र के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, जो ठेली वाले हैं, जो ज़मीन पर सामान रखकर अपना बेच रहे हैं, सड़कों पर थोड़ा थोड़ा सामान खरीद लेते हैं, एक एक दो दो कुंटल या 10-20-50 किलो, और वे सवेरे शाम तक अपना सामान बेचते हैं उपभोक्ता को, और अपना जो थोड़ा बहुत लाभ उनको होता है, रोजी रोटी उनकी चल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि जब बड़ी कंपनी आएंगी और वो पूरा स्टोर कर लेंगी, तो तब प्रॉब्लम ये आ सकती है कि बड़ी कंपनियों के गिरफ्त में जब सारा का सारा स्टोर आ जाएगा और बाजार में सामान की अगर कमी पड़ी, तो ये अर्थशास्त्र का नियम है कि मांग बढ़ी तो दाम बढ़े और मांग घटी तो दाम घटे। तो ऐसा ना हो कि स्टोरेज है बड़ी कंपनियों के पास, लेकिन जब वो बाजार में सामान बेचेंगे, क्योंकि उनका एक समूह बन जाएगा, वो अपनी मर्जी के रेट से अपना सामान देंगे। तो जो बिचौलिए हैं हमारे, बिचौलिए का मतलब जो हमारे छोटे रोजगार वाले लोग हैं, जो ठेली रेडी वाले हैं, जो ज़मीन पर रखकर अपना सामान बेचते हैं, किसानों के उत्पादन को बेचते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको बहुत महंगा लेना पड़े, और कहीं ऐसा ना हो कि जब वो महंगा सामान खरीदेंगे तो उपभोक्ता यानी आम जनता को फिर महंगा लेना पड़े। तो ये खतरा भी है कि बड़ी कंपनियों के कहीं ऐसा ना हो प्रभुत्व बन जाए, उनका डोमिनेशन छा जाए फसलों पर, तो तब हम क्या करेंगे, तब आम जनता पर सीधा सीधा आम जनता की जेब पर प्रभाव पड़ने का खतरा है। क्योंकि पिछले सालों में एक बार महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि प्याज का स्टोर खूब कर लें, आप कर लिया, लेकिन वो स्टोर कुछ लोगों के हाथों में आ गया। तो कुछ लोगों के हाथों में प्याज का स्टोर आने से आपको पता है कि 100 रुपये किलो से ऊपर प्याज बिक गया था, क्योंकि कुछ लोगों के पास था, स्टोर में उन्होंने रख रखा था। जब वो निकाला तो महंगे दामों पर निकाला, और उस महंगाई का असर फिर तीसरे नंबर पर जो उपभोक्ता होता है, जो आम जनता होती है, उसकी जेब पर पड़ा। यानी एक टाइम ये भी आ गया था कि किसान की थाली में और होटल में भी सलाद प्याज की बंद हो गई थी, क्योंकि प्याज महंगी हो गई थी।
तो ये भी किसान को और आम जनता को भी इसमें खतरा हो सकता है कि जब कुछ ही लोग व्यापारी रह जाएंगे जो बहुत स्टोर कर लेंगे, तो ऐसा ना हो कि स्टोर करके फिर वो सामान महंगा बेचे, फिर जनता तक भी वो महंगा जाए। तो ये एक रोजी रोटी का सवाल पैदा हो सकता है। ये भी डर किसान को सता रहा है, क्योंकि किसान स्वार्थी नहीं होता। किसान तो अन्नदाता है, वो देता है, वो लेता नहीं किसी से। तो किसान जब अपनी फसल उगाता है तो सबकी सोच कर चलता है, क्योंकि 65% से अधिक जनसंख्या हमारी किसानी पर, खेती पर आधारित है। और वे लोग जो खेती पर आधारित है, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी महंगाई बढ़ जाए, कि बेरोजगारी बढ़ जाए, जो हमारे लिए एक संकट का कारण बन सकती है। तो इसलिए हमें यह भी डर सता रहा है। फिर होगा जमीन पर संकट, यानी किसान ने ठेके से कांटेक्ट कर लिया, ठेकेदार से, और ठेकेदार को ये कहा है नियम के अनुसार कि 2/3 पैसा किसान को आप एडवांस दे दो। दे दिया, किसान खुश। लेकिन अगर फसल ना हुई, प्राकृतिक आपदा कुछ आ गई, तो किसान उस फसल को कहाँ से देगा? कॉन्ट्रैक्टर कहेगा मुझे सामान लीजिए, मुझे अपना फसल दीजिए, और किसान के पास फसल होगी नहीं। उधर ये भी कहा कि भाई बीमा करा सकते हैं फसल का आप, ठीक है आप बीमा करा सकते हैं, लेकिन बीमे कंपनीज भी इस तरह की होती है कि बारीक बारीक शब्दों में लिखा रहता है। वो शर्त ऐसी होती है जो चश्मा लगा कर भी नहीं पढ़ी जाती। लेकिन जब बीमा कंपनीज को पैसा देना पड़ेगा, तो तब उस कंपनी, जो बीमा कंपनी होगी, वो जूम करके दिखाएगी अपनी शर्तें, देखो किसान ने साइन कर रखी, हमने ये शर्त लगाई थी, इसलिए हम इनको पैसा, इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देते। ऐसा हो सकता है। और सबसे मुख्य बात, हमारे किसान अनपढ़ हैं, अधिकतर किसान अनपढ़ हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन तो कर देंगे या अंगूठा लगा देंगे, इससे फालतू वे नहीं जानते। तो बारीकी से भी नहीं पढ़ सकते, और डिटेल उनके पास पढ़ने के लिए ज्ञान नहीं होता। तो कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स पर जो किसान साइन कर जाए, फिर अगर वो मान लिया अदालत में भी जाए, तो पता लगा वहाँ पर भी वो ठगा सा रह गया। क्योंकि किसान अनपढ़ होने के कारण ये समस्या अवश्य रूप से आएगी। किसान के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो अदालत के चक्कर काटे। मान लीजिए उसे कॉन्ट्रैक्टर से केस लड़ना है, अदालत में ही जाना है, तो वो अदालत में जाएगा या अपनी खेती करेगा? बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। क्योंकि भारत में 90% से अधिक किसान छोटे किसान हो चुके हैं, और छोटे किसान को अपनी रोजी रोटी की चिंता सताई रहती है। मान लीजिए फसल में बोने या काटने का टाइम आया, और किसान पर नोटिस आया कि इस तारीख में अदालत में हाजिर होइए, तो बेचारा काम करेगा अपना या अदालत में जाएगा? तो ये झंझट दिखाई दे रहा है किसान को। किसान अनपढ़ जरूर है, लेकिन दिमाग सबके पास होता है। सब सोचते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, इस काम में हमें कोई आगे समस्या ना आए, इसलिए हम ऐसा कुछ रास्ता रखें। और वो रास्ता किसान को नहीं मिल पाया, तो किसान इसलिए डर रहा है इस नए नियम से, क्योंकि कहा गया है कि डीएम और एसडीएम तक फैसला रहेगा। आगे कहीं लिखित नहीं है कि वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन अगर कोर्ट में जाने की अनुमति मिल भी गई, तो बेचारा अदालत के चक्कर काटेगा या अपनी खेती करेगा। ये समस्या आने की संभावना इसमें है। फिर आगे देखें हम, शुगर मिल का हम उदाहरण लें। हमने देखा है कि शुगर मिल में जो गन्ने का रेट है, वो लगभग 5 साल हो चुके, 5 वर्ष हो चुके, 1 रुपया भी नहीं बढ़ रहा। शुगर मिल की भी एक यूनियन है जो पूरे देश से बनी हुई है, और वो क्या कहते हैं कि रिकवरी नहीं आ रही अच्छी, यानी गन्ने में चीनी कम निकल रही है। बहाना हो जाता है उनके लिए, क्योंकि किसान तो मिल में जाकर बैठता नहीं कि भाई देखो इनका रस निकल रहा है, इनकी चीनी कितनी निकलेगी। वो तो केवल बताए पर विश्वास करेगा ना, किसान के पास इतना टाइम, और ना वहाँ तक किसान को जाने देते। तो गन्ने में चीनी
कम निकल रही है शुगर मिल में, तो वो रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। किसान परेशानी की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं कि हमारी चीनी बाजार में बिक नहीं रही, तो किसान को इंतजार करना पड़ता है कि भाई मेरा पेमेंट कब होगा। तब कि लिखा हुआ है कानून में भी कि 14 दिन के बाद पेमेंट करें किसान को, लेकिन क्योंकि हमारे कानून में बहुत लचीलापन है, और वो लचीलापन किसान को बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि कानून का फ़ायदा बड़े लोग तो उठा सकते हैं, छोटे लोग कानून के चक्कर में पिस कर रह जाते हैं। और किसान क्योंकि अनपढ़ है, उसके पास टाइम नहीं है, वो अपनी खेती में रहेगा या अदालत में जाएगा। यही कारण है किसान आज भी जो है गन्ना तो बोता है, लेकिन इंतज़ार ये रहता है कि पेमेंट कब आएगा। तो अगर ये बड़ी कंपनियां सारी जब होल्ड कर लेंगी, तो फिर तो पेमेंट भी, कीमत भी, सब कुछ इनके हाथों में होगा। सप्लाई भी बाद में इनके हाथों में आ जाएगी किसान से लेने के बाद। और एक सामान्य बातें हैं जो हर साल से चली आ रही है कि किसान के खेत में जब फसल उगती है तो फसल सस्ती होती है, लेकिन जब किसान के खेत से फसल स्टोर में चली जाती है, जमा हो जाती है बड़े लोगों के पास, फिर वही फसल महंगी बिकती है। आज भी मान लीजिए हम गाजर आलू का उदाहरण ले लें, जो किसान बेच कर आता है मंडी में, उसका कम से कम 4 गुना रेट बाजार में मिलता है उपभोक्ता को। यानी मान लीजिएगा किसान ने गाजर 5 रुपये किलो बेची, तो वो 20 रुपये किलो उपभोक्ता खरीदता है। अब ये अंतर कहीं ऐसा ना हो इतना बढ़ जाए कि लोगों की रोजी रोटी का सवाल आ जाए, क्योंकि खाना सबको चाहिए, फल सब्जी सबको चाहिए। तो किसान अपनी नहीं सोच रहा है, किसान सोच रहा है अपने पूरे देश की, क्योंकि किसान ही सबसे बड़ा देशभक्त है। या आप माने या ना माने, अन्नदाता है वो। इसलिए किसान को सबसे पहले हमें महत्व देना चाहिए और उसकी बातें भी सुनी जानी चाहिए। क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, छोटे सा किसान हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने बचपन में खेती की है। अपने बड़ों के साथ खेतों में गया हूँ, अपने बड़ों के साथ गन्ना मिल में भी गया हूँ, अपने बड़ों के साथ जब गुड़ बिका करता था, कोलू चलते थे, बुग्गियाँ बैठ कर गया हूँ। और मंडियों में मैंने देखा है बचपन में कि किस तरह से किसान खड़ा रहता है कि मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर जो बैठे तो विदेशों में होंगे, उनके अधिकारी अपने हिसाब से अपना काम करेंगे। आज तो क्या है कि व्यापारी किसान के सामने होता है और उससे बातें करता है, हाँ भाई क्या बात, क्यों पेमेंट नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम गन्ने मिल का उदाहरण ले लें, तो किसान केवल आंदोलित होकर रह जाता है और गन्ने मिल के मालिक को वो जानता भी नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखी होती, केवल उसके अधिकारियों से बातें होती रहती हैं और बाद में समस्या का समाधान भी कुछ नहीं निकलता। किसान केवल आंदोलित होकर रह जाता है और निकलता भी है हल तो उतना नहीं निकलता जितना किसान चाहता है। तो नए कृषि बिल में ये समस्याओं के आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान को जो 2/3 पैसा एडवांस में दिया जाएगा, भाई खेती भी करो, बीज भी लो, फर्टिलाइज़र भी लो, बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन अगर कल को कोई दुर्घटना हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, या किसान के घर में कोई ज़्यादा बीमारी हो जाती है, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वो नहीं मिल पाएगा उसको, क्योंकि अधिकारी के पास में इतनी शक्ति नहीं होगी कि किसान को एडवांस या ज़्यादा पैसा दे सके। और जिसके पास शक्ति है वो बाहर बैठा हुआ है, तो अपील किससे करेंगे, बातें किससे करेंगे। बड़ी कंपनी के अगर कोई मुकदमे भी होते हैं तो उनके केवल प्रतिनिधि आते हैं। अब किसान तो डायरेक्ट जाएगा, लेकिन किसान अनपढ़ है, वो नियम नहीं जानता है। वो तो केवल इतना जानता है कि ये धरती मेरी माँ है और मुझे जो खेती करनी है और पैसा कमाना अपने गुजारे लायक और देश की सेवा करनी है। क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसान देशभक्त है,
किसान खेत में काम करता है, किसान के बेटे देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, वे उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। तो किसान के बिना तो यह देश अधूरा है। इसलिए किसान की जो समस्या है उस पर ध्यान जाना चाहिए, और ध्यान अगर जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देश प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक प्रणाली है। यहाँ पर सबकी सुननी चाहिए, क्योंकि इस देश ने इतिहास बदले हैं। इस देश में ये भी हुआ है कि फुल मेजोरिटी में सरकारें आई हैं, लेकिन फिर भी ये हुआ है कि सरकारों को गड्ढे में डाल दिया जाता है, क्योंकि किसान के पास यानी देशवासियों के पास मतदान की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। और ये हमारा प्रजातंत्र बड़ा सुंदर माना जाता है और है भी, कि हम अपनी बातों को रख सकें, अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। और हो भी रही है, किसान से सरकार बातें कर भी रही है, बड़ा अच्छा है। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि किसान की समस्या का समाधान हो, सबके मधुर संबंध रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।